हेलो फ्रेंड्स, द ज्ञान एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा क्या कि बिहार के साक्ष्य वैदिक युग में कहाँ कहाँ से मिले हैं और उसके बाद महाजनपदों के विषय में भी जानकारी कहाँ से मिली है। जैसे कि 16 महाजनपदों का उल्लेख किन 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 ग्रंथों में किया गया है, तो भगवती सूक्त और अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है, जिसमें से बिहार में कितने जनपद हैं। तो उसमें से अंग, वज्जी और मगध 3 जनपद बिहार में थे। जहां हमने अंग और वज्जी को बता दिया था, तो उसके बाद तीसरा जनपद मगध आता है, महाजनपद मगध आता है। तो मगध महाजनपद के विषय में सबसे पहले आरंभिक जानकारी अथर्ववेद से मिलता है। सबसे पहले आरंभिक जानकारी अथर्ववेद से मिलता है और अन्य भी स्रोत हैं, जैसे कि अन्य भी साहित्यिक स्रोत हैं, तो वो दीपवंश, महावंश, महाभारत और पुराणों से भी मगध के विषय में जानकारी मिलती है। भौगोलिक विस्तार की बात करें तो उत्तर में गंगा नदी, यह मगध के भौगोलिक विस्तार है। उत्तर में गंगा नदी, दक्षिण में घना जंगल बसा हुआ है और पश्चिम में सोन नदी इसके सीमाओं का निर्धारण करती है मगध के। वहीं इसके राजवंश की बात करें तो बिहार का प्रथम राजवंश बृहद्रथ वंश को माना जाता है, जिसका उल्लेख पुराणों में किया गया है और पुराणों में ही कहा गया है कि मगध का संस्थापक बृहद्रथ को माना गया है। महाभारत में भी बृहद्रथ राजवंश का उल्लेख है। वही जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। भीम और जरासंध के बीच मल्ल युद्ध हुआ था, जिसकी जानकारी हमें महाभारत से मिलती है। और यह जो जगह है वो राजगीर में स्थित है, जहां भीम और जरासंध के बीच मल्ल युद्ध हुआ था और जिसमें जरासंध पराजित हो गया था। रिपुंजय बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक रिपुंजय है, जिसकी हत्या भट्टिय नामक व्यक्ति ने कर दी थी। राजधानी की बात करें तो बसुमती बृहद्रथ वंश के समय मगध की राजधानी थी। गिरिव्रज या कुशाग्रपुर बसुमती को ही कहा जाता है। ये जो रिपुंजय है, रिपुंजय की हत्या भट्टिय नामक जो व्यक्ति ने किया था, वह व्यक्ति बिंबिसार का पिता था। ये जो भट्टिय व्यक्ति है, यह बिंबिसार का पिता है। तो ये राजवंश रिपुंजय के साथ समाप्त हो जाता है। उसके बाद मगध का दूसरा राजवंश जो स्टार्ट होता है वो हड़यक राजवंश है, जिसके संस्थापक बिंबिसार है, जो 544 से 492 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया था। बिंबिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बिंबिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसके शासन की जानकारी हमें पुराणों से और महावंश से मिलती है। महावंश में बिंबिसार को मगध की राजगद्दी पर बैठने का साक्ष्य मिलता है, जो 15 वर्ष की अल्प आयु में मगध की राजगद्दी पर बैठा था। अस्थायी सेना बिंबिसार भारत का प्रथम शासक था जिसने अस्थायी सेना रखा था और अस्थायी सेना रखने के कारण ही इसे सैन्य कहा जाता था। और सबसे पहले सेना में हाथी बिंबिसार के द्वारा ही किया गया था। सेना में हाथी की भर्ती। क्षेत्र विस्तार की बात करें तो बिंबिसार 2 तरीकों का पालन करता है, एक तो वैवाहिक संबंध और दूसरा युद्ध। वैवाहिक संबंध की बात करें तो यह कौशल राजवंश है। कौशल एक जनपद है, महाजनपद है, जो यूपी में पड़ता है। यहाँ के राजा प्रसेनजीत हुआ करते थे।
उसने अपनी बहन की शादी महाकोशला देवी की शादी बिंबिसार से कर दी। इसके बदले में बिंबिसार को काशी दहेज स्वरूप मिला था। वही बात करें चेलना, ये चेलना लिच्छवी प्रमुख चेटक की पुत्री है जिसका विवाह बिंबिसार से किया गया था। वही बात फिर क्षेमा, राजकुमारी क्षेमा है जो मद्र कुल की थी, इनका शादी बिंबिसार से किया गया। अवंती की बात करें तो अवंती के शासक चंद्रप्रद्योत थे। चंद्रप्रद्योत थे। जब ये बीमार पड़े, जब इनको एक गंभीर बीमारी हो गई तो इनके इलाज के लिए बिंबिसार ने जीवक बिंबिसार का राजवैद्य है, उसे चंद्रप्रद्योत की देखभाल के लिए अवंती भेजा और इनसे मित्रता स्थापित कर ली। तो अवंती एक उस समय मगध जिस समय शक्तिशाली हो रहा था उस समय अवंती भी शक्तिशाली था और मगध को हमेशा से डर था कि कहीं अवंती युद्ध में मगध को पराजित न कर दे। तो यहाँ पे उसने मित्रता अवंती के साथ स्थापित कर ली और इस तरह से उन्होंने अपना क्षेत्र विस्तार किया। युद्ध की बात कर ले तो युद्ध में वह अंग को, जो ब्रह्मदत्त अंग का राजा था, उसका वध करके उसने उसको अपने शासन में मिला लिया ब्रह्मदत्त। वही राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी जो है राजगीर है, इसे गिरिव्रज के नाम से भी जाना जाता है। अजातशत्रु की बात करें, अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र है जो शासन पे 492 ईसा पूर्व से लेकर 460 ईसा पूर्व तक शासन किया था। इसके बारे में बौद्ध साहित्य में कहा जाता है कि इसने अपने पिता की हत्या कर मगध की राजगद्दी पर बैठा था। वही जैन साहित्य इस बात को नकारता है कि उसने अपने पिता की हत्या की थी और शासन किया था। काशी को पुनः प्राप्त अधिकार किया। जब बिंबिसार की हत्या हो गई थी तो उसके बाद कौशल राजा प्रसेनजीत थे, जो कौशल के राजा प्रसेनजीत थे, उन्होंने काशी को वापस ले लिया था और उसे प्राप्त करने के लिए अजातशत्रु ने 2 युद्ध किए। इसके बाद दोनों में संधि हुई और दोनों में संधि होने के बाद काशी को वह पुनः राजा प्रसेनजीत ने लौटा दिया। तो यहाँ काशी उसे पुनः मिल गया। वैशाली, फिर अजातशत्रु का युद्ध वैशाली के लिए लिच्छवी संघ से हुआ था और यह 16 वर्षों तक युद्ध चला था। वैशाली के साथ युद्ध 16 वर्षों तक चला था। यहीं पर उसने रथ मूसल और महाशिलाकंटक जैसे नवीन हथियारों का प्रयोग किया था। यह रथ मूसल नाम से बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन यह रथ होता था जिसके आगे तलवार की तरह या किसी मोटे लकड़ी को बांध दिया जाता था। वो जब रथ चलती थी तो वो नचता था, तो उसे रथ मूसल कहा गया। और वही महाशिलाकंटक की बात करें तो यह एक गुलेल का आकार का होता था, मतलब ये बड़ा गुलेल की तरह होता था जिसपे पत्थर को डालकर खींचा जाता था या रस्सी में बांध दिया जाता था और जब खींच कर फेंका जाता था तो वो दुश्मन के खेमे में जाकर पत्थर गिरता था और वहां तहस नहस कर देता था। इसका प्रयोग बहुत सारी फिल्मों में भी देखा गया है। तो गंगा, गंडक और सोन, अजातशत्रु का जब युद्ध वैशाली से चल रहा था तो वहीं पे उसने सैनिक छावनी बनाई थी गंगा, गंडक और सोन नदी के किनारे, तो उसे पाटली ग्राम के नाम से जाना गया। यहीं पर वैशाली और मगध के युद्ध में आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल थे।
मखली घोषाल। मखली घोषाल थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। इनके दोनों, इन मगध और वैशाली के युद्ध में मखली घोषाल की मृत्यु हो गई थी। बात कर ले राजगीर की किलेबंदी। अजातशत्रु ने अवंती से डरकर राजगीर की किलेबंदी कर लिया, क्योंकि जिस तरह से मगध लोहे की खोज के कारण विकसित हुआ था, उसी तरह से अवंती में भी लोहे का प्रयोग करके अपने आप को विकसित किया था, और वो मगध को टक्कर देने के लिए हर तरीके से सक्षम था। इसी कारण से राजगीर का किलाबंदी अजातशत्रु ने किया। प्रथम बौद्ध संगीति के आयोजन 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु ने किया था। यह अपने शासन के 18वें वर्ष किया। बौद्ध संगति 4 है, जिसको मैं अलग एक वीडियो में सेपरेट वीडियो बनाकर उसको मैं डाल दूंगा, क्योंकि यहाँ तो मैं डायरेक्ट छोटा सा लिया हूँ, लेकिन उसको मैं चार बौद्ध संगति है जो अलग अलग काल में है, तो मैं सबको एक जगह करके मैं उसको डाल दूंगा वीडियो, तो आप लोग देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। बौद्ध होने का प्रमाण, एक तो अजातशत्रु के बौद्ध होने का प्रमाण बौद्ध संगति से मिल जाता है, तो वहीं अगर पुरातात्विक आधार पे अगर वो बौद्ध है तो उसका प्रमाण उसको भरूच स्तूप की वेदिका पर लिखा गया है, अजातशत्रु भगवती वंदते। इसका मतलब है क्या कि अजातशत्रु बौद्ध भगवान बुद्ध का भक्ति करता है, तो इसीलिए यह प्रमाण उसके भरूच स्तूप से मिला है कि अजातशत्रु बौद्ध था, बौद्ध धर्म अपनाया था। उदयभद्र या उदयन, उदयभद्र या उदयन यह अजातशत्रु का पुत्र था। जिस तरह से अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर मगध की राजगद्दी पे बैठा था, उसी तरह से उदयन ने अपने अजातशत्रु की हत्या कर मगध महाजनपद गद्दी पर बैठा था। इसका काल 460 ईसा पूर्व से लेकर 444 ईसा पूर्व तक है। किसी किसी बुक में अलग दिया हुआ है, लेकिन मुझे यही ऑथेंटिक लगा तो मैंने इसे दे दिया। पाटलिपुत्र, जो अजातशत्रु ने जब पाटली वैशाली से युद्ध करते समय पाटली ग्राम की स्थापना की थी, उसी को उदयन ने पाटलिपुत्र नाम दिया और मगध की राजधानी पाटलिपुत्र बना दिया, क्योंकि इस समय राजगीर का महत्व खत्म हो चुका था और उदयन को लगा कि पाटलिपुत्र राजधानी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से बेहतर यातायात नदी का मुहाना था, गंगा नदी बेसिन और सोन गंडक के मिलन का संगम पे ये पाटलिपुत्र बसाया गया था, क्या कि यहाँ से यातायात सुविधा आसान हो जाएगा और राजगीर का महत्व इस समय तक कम चुका था, इसीलिए पाटलिपुत्र नगर को बसाया गया और इसकी राजधानी उदयभद्र द्वारा बनाया गया। अंतिम शासक इसका नागदशक हुआ। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक हुआ, जिसकी हत्या शिशुनाग वंश शिशुनाग ने कर दिया था। और यह शिशुनाग नागदशक का अमात्य था, जिसने नागदशक की हत्या कर शिशुनाग वंश का नींव रखा मगध महाजनपद में। तो आगे हम आज तो इतना ही पढ़ाया, क्योंकि लंबा वीडियो होगा तो याद भी नहीं होगा और थोड़ा परेशानी हो जाएगी, तो इसीलिए मैंने छोटा वीडियो बनाया। चलिए एक बार इसको रिकैप कर लेते हैं। मगध का उल्लेख, आरंभिक उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। उसके बाद उसके अन्य स्रोत भी है, जैसे दीपवंश, महावंश, महाभारत, पुराण। भौगोलिक विस्तार इसका देख ले तो उत्तर में गंगा नदी की सीमा है, उधर दक्षिण में देख ले तो एक घना जंगल है, जिससे इसके भौगोलिक क्षेत्र की रक्षा में आसानी हो जाती है, क्योंकि घना है तो यहाँ
से जाना, यातायात की सुविधा न होना और परेशानी हो जाएगी, इसीलिए यह जंगल क्षेत्र में इसको सुरक्षा प्रदान किया। वही पश्चिम सीमा इसके सोन नदी से मिलती है। राजवंश में बात करें तो बृहद्रथ वंश है, जो पुराण और महाभारत में जिसका उल्लेख है, और बृहद्रथ वंश का संस्थापक बृहद्रथ है, और यह मगध का भी संस्थापक माना जाता है। जरासंध का युद्ध भीम से हुआ था, वो मल्ल युद्ध था, और जिसमें जरासंध पराजित हुआ। रिपुंजय अंतिम शासक था, जिसकी हत्या भट्टिया ने की थी। राजधानी बात करें तो वसुमती, गिरिव्रज या कुशाग्रपुर, ये तीनों एक ही का नाम है, जो इसका बाद में नाम राजगीर भी पड़ा था। वही बिंबिसार 544 से लेकर 492 ईसा पूर्व तक शासन किया। हर्यक वंश का संस्थापक है। शासन का उल्लेख पुराणों में महावंश में मिलता है। महावंश में इसे 15 साल के अल्प आयु में राजगद्दी पे बैठने का उल्लेख किया है। वहीं अस्थायी सेना रखने के कारण इसे सैन्य भी कहा जाता है, और प्रथम बार हाथी को सेना में भर्ती करने का कार्य भी बिंबिसार ने ही किया था। विवाह की बात क्षेत्र विस्तार की बात करें तो इसकी दो नीति थी, एक विवाह और दूसरा युद्ध। तो विवाह कूटनीति में आता है, इसने कौशल, लिच्छवी और पंजाब से किया था। वही अवंती से मित्रवत व्यवहार स्थापित किया और अपने राज्य को सुरक्षित किया। राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी राजगीर है, ये गिरिव्रज के भी नाम से जाना जाता है। अजातशत्रु की बात कर ले तो 492 ईसा पूर्व से लेकर 460 ईसा पूर्व तक उसने मगध पे शासन किया। काशी को पुनः जीता, वैशाली को मगध में मिलाया, और गंडक, रथमूसल, महाशिला, कंटक जैसे नवीन हथियारों का प्रयोग सर्वप्रथम उसने वज्जी संघ को तोड़ने में किया था। और मैं एक बात भूल गया था, यहीं पे उसने वस्कर जो था, इसी समय वस्कर को वज्जी संघ तोड़ने के लिए भेजा गया था। यह गुप्त रूप से गया था और वहां 8 संघ में भेद करके उसे तोड़ने का फूट डालकर तोड़ने का प्रयास किया था। वहीं इसके राजगीर का किलेबंदी क्यों कराया था? क्योंकि अवंती उस समय शक्तिशाली था, उसका डर था कि वो कहीं राजधानी पे आक्रमण न कर दे। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में हुआ था, और उसने उसे अपने शासन के 18वें वर्ष किया। बौद्ध होने का प्रमाण, इसके पुरातात्विक प्रमाण की बात कर ले तो अजातशत्रु भगवती वंदते, यह भरूच के वेदिका पे लिखा हुआ है, भरूच स्तूप के वेदिका पर लिखा हुआ है। और साहित्यिक साक्ष्य की बात करें तो प्रथम बौद्ध संगति है। उदयन अजातशत्रु का पुत्र है, जिसने अपने पिता की हत्या कर मगध राजवंश की बागडोर अपने हाथ में लिया और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। वहीं इसके अंतिम शासक नागदर्शक हुए, और जिसकी हत्या कर शिशुनाग वंश की स्थापना की। और एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि मैं पिछले वीडियो में मैंने एक अलग गलत बता दिया था, मुझे समझ नहीं आया था और मैं बता कर चला गया। लेकिन ये चेलना से विवाह कौन कर रहा है? बिंबिसार कर रहा है, न कि अजातशत्रु। मैं वहाँ इसके विवाह का संबंध मैं अजातशत्रु से कर दिया था, जबकि इसका संबंध जो है ना, वजीरा से इसका शादी हुआ था, जो कौशल नरेश प्रसेनजीत की पुत्री है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, गलती हो इसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ कि मैंने इसे दे दिया, तो आप इसको देख लीजिएगा। मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं डाल रहा था, कुछ काम था, उसी को करने में समय लग गया। अगर आपको किसी वीडियो की ज़रूरत हो तो आप मुझे बेझिझक कमेंट करें, और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आप शेयर कीजिएगा तो मुझे, या कमेंट कीजिएगा तो मुझे समझ में आए कि मैंने क्या गलती किया, नहीं किया, और मैं उसे सुधारूंगा। और अगर आप उसको शेयर करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं तो मुझ में ऊर्जा बनी रहेगी, और मैं आगे नए नए तरीक़ों से आपको वीडियो बनाकर ये बताने का प्रयास करता रहूँगा। आगे हम शिशुनाग वंश के बारे में जानेंगे, जो आगे इसके क्रम से है, मगध के राजवंश है जो, उनको जानेंगे। उसके बाद फिर कुछ नया स्टार्ट करेंगे। मैं इसका वीडियो आपको अलग से, प्रथम बौद्ध संगति का वीडियो मैं अलग से डाल दूंगा। प्रथम बौद्ध संगति नहीं, चारों बौद्ध संगति का वीडियो मैं अलग से डाल दूंगा। आप उसे देखकर समझ जाइए और याद कर लीजिएगा। थैंक यू अपना टाइम देने के लिए।